देवभूमि उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू, पहाड़ों की पीड़ा और जन भावनाओं की सच्ची आवाज। उत्तराखंडी लोक संगीत के अप्रतिम हस्ताक्षर नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इस सत्र को मैं ही राजीव ढोंडियाल आगे बढ़ाऊंगा। तो सर, विकसित उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में आप आए हैं और उत्तराखंड के लोग आपको बड़ा मानते हैं। मतलब जब तक आपकी मुहर न लगे उत्तराखंड के लोग मानते नहीं कि क्या एक्चुअली ऐसा है। आपने जो कह दिया आंख मूंदे उत्तराखंड के लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की इस यात्रा को देखा है और लड़े और जूझे भी हैं आप, कितना बदला है आपकी नज़र में उत्तराखंड? जी, अब ये कहना तो बड़ा आसान नहीं है कि कितना बदला है, लेकिन अब विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। और वो अभी उत्तराखंड बहुत पुराना राज्य तो नहीं है, लेकिन वो विकास की राह पर है। हाँ, लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी, क्योंकि ये राज्य हमको एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद ही मिला है, बड़े संघर्षों के बाद और शहादत के बाद ये राज्य मिला है। तो अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, कूट कूट कर भरी हैं। तो संतुष्टि लोगों की इतनी आसानी से होती नहीं है कि राज्य विकसित हो गया या बहुत बेहतर काम कर रहा है। लेकिन उनकी अपेक्षाएं हैं कि हमारा राज्य ऐसा हो, इसमें ये सब चीज़ें हों जो हमें उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, वो इस राज्य में मिले। तो ऐसी अपेक्षाएं लोगों की हैं। और मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी सरकारें आई हैं यहाँ पर सब ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन बहुत ऐसा उल्लेखनीय काम लोगों को नज़र नहीं आता है कि कोई ऐसा चमत्कार कर दिया हो। और मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे जब लोगों को में जागरूकता बढ़ेगी, मेरा ये मानना है कि जागरूकता बढ़ेगी तो विकास की प्रक्रिया में भी तेज़ी आएगी। क्योंकि हम आधे अधूरे कामों से संतुष्ट होने की आदत है हम लोगों की, लेकिन जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम लोग किसी चीज़ को पर अपना विज़न, अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक दूसरे पक्ष को जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं होती हैं। तो उनकी चिंताओं को बढ़ाने के लिए जाहिर है कि हमें आगे बढ़कर जागरूक होकर उनसे काम करवाना पड़ेगा। आप तो थोड़ी जागरूकता की कमी लगनी चाहिए। कमी चाहिए हम लोगों का, हमारा पहाड़ का लोगों में ख़ास तौर से उतनी जागरूकता नीचे जो कि धीरे धीरे आली। और पहले से तो काफ़ी परिवर्तन च इन बात नहीं है कि जागरूक बिल्कुल ही हमने वो बेटी बुआरियों की पीड़ा आपके गीतों में हमने देखी है, तो वो पीड़ा आपको लगता है कि थोड़ी कम हुई है? हाँ, हुई हैं कुछ। वो शिक्षा की वजह से भी, शिक्षा अब जब नई बेटी बुआरी आनी छन तो शिक्षित भी आनी छन, हालांकि उनकी भी महत्वाकांक्षा बहुत छन, है ना। और हाँ, एक समस्या आजकल पहाड़ों में या भी वेगी कि वो लोग पहाड़ों में रहने चंदन के लिए कि सुविधाओं को अभाव छ। और नई बेटी बुआरी जो पढ़ी लिखी छन वो सुविधाओं का बीच में रहन चंदन। तो जब दूसरा मुल्क बटी न यख आनंद बेटी बुआरी तो निश्चित रूप से उठन लगदो कि एक सुविधाओं का अभाव छ। विशेषकर एक तो बच्चों का वास्ता टेक्निकल शिक्षा की कमी में पहाड़ों की बात करना चाहूँ, और दूसरा स्वास्थ्य की बहुत कमी छ, जो हम अपना लोगों थे न एक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा नहीं दे सकना चाह, वो कमी तो छ। ये माँ कोई दुई राय नहीं छन। और ये भी सही छ कि सरकार भी अपना स्तर से
करनी चाहिए, लेकिन वो पहाड़ों मां डॉक्टर नहीं भेज सकनी चाहिए। या वो कि सरकार की मजबूरी च किले कि लोग पहाड़ों में रह नहीं चंदन। एक तो कहें कि हमारा जो विधायक छन वो खुद पहाड़ों में नहीं रहना चाहना छ, और यो हमारा दुर्भाग्य है कि पहाड़ी राज्य हम ये को बोलदा पहाड़ी राज्य का विधायक गैर सैण जाणु थे आना कहनी कर दन कि साहब वो ठंड चो हम उक नहीं जान चाहना, खासकर पौड़ी और मसूरी का विधायक। थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे सर तो थोड़ा ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो टीवी अब पर देख रहे हैं। मेरे तो फ्लो उत्तराखंड के ही हैं। वही महांद जातर गढ़वाली माँ। तो हमारे पहाड़ के जो विधायक हैं वो खुद पहाड़ों में नहीं रहना चाहते हैं, मैंने ये महसूस किया और देखा भी है। शुरू में वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो मैदानी क्षेत्र में अपनी जगह बना लेते हैं, और ये अक्सर होता है, हो रहा है। मैं देखता भी हूँ, इस बात को महसूस भी कर रहा हूँ। और हमारे पहाड़ के विधायक जहाँ गैरसैंण में कभी अगर ये कैबिनेट बैठक रखते हैं या कभी कोई सत्र गैरसैंण में अगर रखते हैं तो वहाँ भी जाने को ये लोग तैयार नहीं होते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि पहाड़ के जनप्रतिनिधि पहाड़ों में उम्मीद है जाना इस नहीं पर चाहते। वो निसंदेह कार्य करेंगे। सर, ये जो तकलीफ आपको होती है अपने इर्द गिर्द समस्याओं को देखते हुए या सामाजिक मुद्दों को आप उठा रहे हैं, मतलब आपका एक एक गीत एक किताब के समान होता है, तो ये कब से आपको ये दर्द, मतलब देख कर दर्द होना शुरू हुआ और कब से आपने इसको लिखना शुरू किया? नहीं, मैं काफ़ी वर्ष हम लोग उत्तर प्रदेश में रहे, और उत्तर प्रदेश में हमने और मैं सरकारी नौकरी में भी रहा। सन 72 से मैं सरकारी नौकरी में रहा। और मैंने जो महसूस किया कि पहाड़ों की उपेक्षा तो हुई है, तो उसी से लोगों के अंदर एक अलग राज्य की मांग जो उनके मन में लगा कि अगर हमारा अपना एक अलग राज्य होगा तो शायद ये जो उपेक्षाएं हम झेलते हैं ये नहीं होंगी, ऐसी अपेक्षा लोगों ने की है। और उसका प्रतिफल आपने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, और उसके बाद अब वो प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्य मैं ये कहूँगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उनमें अधिकांश, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आम आदमी की स्थिति कमोवेश वैसी ही है जैसे उत्तर प्रदेश में थी। कुछ लोगों ने तरक्की ज़रूर की है, उनमें सबसे पहले तो नेताओं के नाम आते हैं, उसके बाद फिर अधिकारी लोग जो नहीं चाहते हैं कि ये पहाड़ों की तरफ आएँ, ज़्यादा पहाड़ों, क्योंकि वहाँ मुश्किलें हैं, और ये नहीं चाहते कि जो चाहे पिछली सरकारें रही हों चाहे वर्तमान सरकार रही हो, ये खुद नहीं चाहते कि राजधानी देहरादून से हटके हमारे जो गैरसैंण में जाए। और गैरसैंण, भिकियासैंण एक ऐसी राजधानी थी जो उत्तराखंड आंदोलन से पहले तय कर दी गई थी कि राजधानी, अगर पहाड़ का भी राज्य मिला हमको तो ये राजधानी यहाँ होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना लोग चाहते हैं, ना राजनीतिक दल चाहते हैं, ना अधिकारी चाहते हैं कि इन सुविधाओं को छोड़ के हम वो पहाड़ों में जाएं जहाँ की अभाव हैं। तो और निश्चित रूप से वहाँ पर वो बात नहीं मिलती है जो सर, लोग आपने इस प्लेटफॉर्म से प्रश्न उठाई दिया। उम्मीद है कि राजनेता बड़ी गंभीरता से आपकी बात पर विचार करते हैं और इस पर भी करेंगे। अब आपकी थोड़ा संगीत की यात्रा पर सर हम थोड़ा वापस आते हैं कि आप तो तबला बजा रहे थे, बढ़िया सरकारी नौकरी आपकी चल रही थी, तो फिर गाना लिखना, गाना गाना, ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी? अच्छा खासा सरकारी नौकरी मिलने के बाद तो लोग मतलब शौकिया करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, लेकिन आपने? जी, मैं तबले का विद्यार्थी रहा हूँ शुरू में, और बाद में मैंने तबले में बीम्यूज़ भी किया और तबले में मैंने प्रभाकर भी किया। लेकिन पौड़ी में रह के, पहाड़ में रह के मैंने महसूस किया कि तबले में आगे बढ़ने के लिए कोई उस्ताद, गुरु चाहिए। पहाड़ों में गुरु नहीं थे, तो मुझे लगा मैं इसमें बहुत आगे नहीं जा पाऊँगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, और घर से निकलने की मेरी आर्थिक स्थिति थी नहीं कि मैं घर छोड़ के निकल जाऊँ। तो उसमें फिर ये हुआ कि मुझे
अपनी दिशा बदलनी पड़ी। फिर मुझे लगा कि मुझे अब दूसरे ये तबला के साथ दूसरी दिशा में जाना चाहिए, और मैं फिर लोक संगीत और लोक गीतों का मैं अध्ययन मैंने किया, पुराने लोगों ने जो गीत रचे थे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि सर हम तो आपको सुनते हैं, आप उस समय किसको सुन रहे थे और आपका पसंदीदा गीत कौन सा था? अगर आप गुनगुना भी दें उस गीत को, क्योंकि ये भी एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए, क्योंकि आपके गीत आपने सबने सुने नहीं, आपको गाता हुआ, मुझसे लेकिन किसी पहले और का गीत आप गाएं तो। ढोंडाल जी, मुझसे पहले जो लोग इस फील्ड में थे, उस समय रेडियो हुआ करता था, ना तो कैसेट का था ना कुछ था, लेकिन रेडियो था। और रेडियो में जो हम सुनते थे वो जीत सिंह नेगी जी थे, चंद्र सिंह राही जी हमसे पहले थे, और भी लोग थे कुछ। उसमें आकाशवाणी के एक वो थे सोहनलाल, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी गाते थे। बहुत से लोग थे हमसे पुराने, लेकिन वो रहते लखनऊ में थे, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात हमारी हुई नहीं है। तो इन लोगों को सुनते थे। और उधर मोहन उप्रेती, विजन लाल शाह कुमाऊँ में ये थे, गिरदा, ये इन लोगों को सुनते थे। और उससे पहले साधन नहीं थे अपने गीतों को पब्लिक तक पहुंचाने का, लेकिन उसमें हमारे जो समाज है, गढ़वाली समाज, कुमाऊनी समाज, तो हमारे यहाँ बद्दी होते थे, बद्दी बदेड़ बोलते हैं, बेड़ा बेड़नी बोलते हैं। तो वो जगह जगह जाके शादी ब्याह में गीत गाते थे और नाच भी करते थे। तो उनको देखा देखी सुन के हमारे यहाँ ढोली होते हैं, ढोल बजाने वाले, औजी बोलते हैं इनको, तो उनके गीत, उनके पवाड़ा, उनके जागर गीत वगैरह ये सब थे। इसके साथ ही जो हमारे गांव में एक बड़े अच्छी परंपरा थी कि ये बसंत पंचमी से लेके और बैसाखी तक गीत लगते थे। हाँ, आज वो केवल बैसाखी में ही लगते हैं गीत, उन्हें थड़िया चौंफला गीत बोलते हैं, झुमेलो थड़िया चौंफला। तो ये गीत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, ये धुनें मेरे दिमाग में रची बसी हुई हैं। और जब मैं आज के उसमें जब भी मैं कोई नया गीत, लिखा हुआ गीत कंपोज करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उन धुनों के बीच में मैं एक रास्ता मुझे मिलता है। सर पहले अगर कुछ दो पंक्ति सुना दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं मुझे एक तो याद भी नहीं रहता है अब ढोंडिया जी, लेकिन आज का, हाँ, थड़िया चौंफला तो वो थड़े चौंफला गीत होते थे। फूलो कबिलास रे मासी को फूला, फूलो कबिलास रे मासी को फूल, फूलो कबिलास के डांडा फूला लो, फूलो कबिलास के देवा चढ़ा लो, फूलो कबिलास रे मासी को फूल, फूलो कबीला। ये ऐसे गीत थे। तो मैंने अपने लड़का जब मेरा हुआ तो उसका नाम भी आपने वही रखा। उसका नाम भी मैंने कबिलास रख दिया। कबिलास कैलाश का अपभ्रंश है। वाह, क्या सर, उत्तराखंड में जो हमारी इंडस्ट्री है, जो छोटी सी चली इंडस्ट्री है, उसको पैसा कमाना कहा जाता है कि आपने सिखाया। और चंद्र सिंह राही जी इस बात को कहते थे कि हमें तो मालूम भी नहीं था कि पैसा भी कमाया जा सकता है। राही जी ने आज तक फ्री में कभी भी नहीं गाया, अपने घर में भी नहीं गाया, है ना। लेकिन वो आपको श्रेय देते हैं कि आपसे नहीं, वो उनको मैं सीरियसली नहीं लेता इस मामले में। जो बात उन्होंने कही मैंने सुना, लेकिन वो गलत बोलते हैं। जब वो ये कॉमर्शलाइज हुआ लोक संगीत का, वो तो तब से मुझसे पुराने हैं थे वो, अब तो खैर रहे नहीं, बेचारे स्वर्गवासी हो गए। तो वो जब कैसेट्स का टाइम आया, उस समय फिर ये कॉमर्शलाइज हो गया हमारा लोक संगीत। और क्योंकि लोक संगीत गाने के पैसे मिलने लग गए, तो फिर हर आदमी जो है, हर कलाकार जो है,
गीत गा के जो थोड़े बहुत कंपनियों के पैसे मिलते थे वो उसमें वो लेकिन करता सर जब गाना गाते हैं या गाना रचा जाता है तो उसमें ये प्राथमिकता ये सोच होती है कि वो पॉपुलर गाना बने, एकदम एक मास का गाना बने, वो लेकिन आपने ये ऐसे विषयों का भी चयन किया जो बड़े ये जटिल और मुश्किल थे, लेकिन वो मास के बन गए। ये समस्या अब हुई सोशल मीडिया में, अच्छा। क्योंकि इसमें मापदंड ये है कि जिसके जितने व्यूअर्स होंगे, लाइक होंगे, उसको उतने पैसे मिलेंगे। तो उसके बाद फिर जो हमारे नए उसके बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं जो गा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छे कंठों के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका सारा फोकस जो है वो व्यूअर्स बढ़ाने पे है। तो उसमें जो कंटेंट है वो हल्के पड़ जा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहे हो। क्वालिटी कंटेंट है। ये दिक्कतें हैं अभी। तो सर आपसे बेहतरीन तो कोई इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता जो उनको सिखा सकता कि भाई आपकी जो क्रिएटिव प्रक्रिया थी वो क्या थी। मतलब आप जब गाना रचते थे, पहले लिखते थे या पहले धुन बनाते थे, आपकी प्रक्रिया क्या होती थी या फॉर्मेट क्या होता था, अगर आप बताना चाहें। ढोंडियाल जी, हमारे ज़माने में ये नहीं था कि ये सोशल मीडिया नहीं था, उसमें ये कोई बंधन नहीं था कि व्यूअर्स बढ़ेंगे तो पैसे मिलेंगे। हमारे उसमें पैसे नहीं थे हमारे ज़माने में जब हमने शुरुआत किया था, इसलिए हमारी रचनाएं जो हैं सैड सॉन्ग ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने पहाड़ में माँ बहनों को बहुत तकलीफ़ों में देखा है। अपने परिवार में भी मैंने अपनी माँ और बहनों को बहुत कठिन जीवन जीते हुए देखा है, और जंगलों का जीवन और खेतों का जीवन, पहाड़ का जीवन। तो फिर मैंने सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग लिखे हैं। आज कोई भी बच्चा सैड सॉन्ग लिखने को तैयार नहीं है। सैड सॉन्ग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जो सबसे बेहतरीन गीत होते थे पहाड़ों के, तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। आज मैं देख रहा हूँ, आप भी देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में सैड सॉन्ग नहीं आते, केवल वैसे नाचने वाले गाने ज़्यादा आते हैं। क्या उनको लगता है कि जब हम परफॉर्म करने के लिए जाएंगे तो लोगों को ऐसे डांसिंग सॉन्ग चाहिए? उनको लगता है कि सैड सॉन्ग में उनको व्यूअर्स नहीं मिलेंगे। अब ज़्यादातर व्यूअर्स नाचने वाले गानों में ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए वो सैड सॉन्ग उन्होंने छोड़ दिए हैं गाना, और फिर वो नाचने वाले डीजे सॉन्ग वगैरह ये करते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में जो थोड़ा बहुत आज भी लोग पसंद करते हैं, उन्हीं गानों करते हैं जो हमने तब लिखे थे और तब गाए थे, जब ये कॉमर्शलाइज नहीं हुआ था लोक संगीत। लेकिन निगी जी, एक शिकायत आपसे भी है लोगों, क्योंकि आपके जो राजनीतिक व्यंग्य थे जो पहले खूब आते थे, आजकल क्या आपकी कलम भी लिखने से हिचकिचा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि सब ठीक है तो मुझे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और जो मैंने आज गाया है, सोशल मीडिया में भी गाया है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अगर आप यहाँ सुना दें क्या? मुझे मुझे याद नहीं है। मैंने अब ये आंदोलन जो ये होते रहते हैं, इनमें मैं अपनी बात रखता हूँ अपने पेज पे, सोशल मीडिया में, लेकिन उसे वो बहुत ज़्यादा वो नहीं, वायरल नहीं होते हैं। वो होते हैं ज़्यादातर ये जैसे मैंने कहा कि नाचने वाले गीत। आपका भी आजकल ध्यान श्रृंगार रस पर ज़्यादा है। श्रृंगार रस इसलिए कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक गाना बनाते हैं, उसे लिखते हैं, कंपोज करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो में जाके, फिर शूटिंग के लिए फिर टीम को बाहर भेजते हैं, तो करीबन 3-4 लाख रुपए लग जाता है। अब 3-4 लाख रुपए में आप या तो सैड सॉन्ग गा के उसको बंद कर दीजिए, या वैसे गाने लिख के आप बंद कर दीजिए, या फिर आप कुछ ऐसा गाना लिखें, ऐसे कुछ श्रृंगारिक गाना लिखें जिसमें कुछ तो व्यूअर्स मिलें, कुछ तो पैसा आए, ताकि आप कब से व्यूअर्स के बारे में सोचने लगे? आप तो जो लिखते हैं मैंने वो तो बीच व्यूअर्स में तक पहुंचेगा ही। कहीं गाए हैं, जैसे तुम जन सेवक राजा भे ज्ञान लोकतंत्र मां, हम प्रजा का प्रजा रह ज्ञान लोकतंत्र मां। तुम जन सेवक राजा हुए ज्ञान लोकतंत्र मां, हम तो प्रजा का प्रजा ही रह ज्ञान लोकतंत्र मां।
ये तब लिखा था जब ये बातें आई थी कि कुछ नेताओं ने अपने अपने आदमियों को इसमें भर दिया है, नौकरियों में डाल दिया है, नौकरियों में भर दिया है। अब ये पिछले उसमें लगा, सचिवालय में फिर बेरोजगारों का जो आंदोलन हुआ था उसमें मैंने लिखे थे ये गाने, लेकिन ये उस ढंग से नहीं हुए जो कैसेट के ज़माने में होता था। कैसेट के ज़माने में घर घर में क्या कैसेट प्लेयर होते थे। सुनने वालों की सोच भी बदल गई है? सोच भी बदली है, फिर बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। मैंने अभी चंद्र सिंह गढ़वाली पे गाना लिखा है तो उसको कोई सुनने को राजी नहीं है। ये अपने हीरोज़ को लोग सुनने को राजी नहीं है, ख़ास तौर से वो जिनके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, और बाकी जो गांव में हैं बुज़ुर्ग लोग, बूढ़े लोग, उनके पास ये छोटे से फ़ोन होते हैं। हम तो सुनने के लिए तैयार हैं सर, अगर आप सुना दें वो तो। नहीं हैं जी। हम तो सुनने को तैयार छी, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप सुना दे 2 शब्द उसके, 2 लाइनें उस गीत की। अब वो असल में मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं भूल जाता हूँ। मेरे 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 लगभग 400 से ऊपर गाने हो गए हैं। अब सब गानों को इस उम्र तक याद रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं जब भी मन चुभे गाता हूँ। मेरे पास एक छोटी डायरी होती है, उसे देख के फिर 2-4 लाइन देख ली तो फिर याद आने लग जाते हैं वो। लेकिन मैं एक गीत आपको ये सुना देता हूँ। आजकल जो ये नया ही गीत है, लेकिन मैं कभी बार कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं पहाड़ से हट नहीं पाता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। इसलिए मेरे हर गीत में आपको या तो लोकगीत जैसा लगेगा या आपको लगेगा कि ये पहाड़ से चिपका हुआ गीत है ये। फ्योली बोलू के बुरांस बोलू, फ्योली बोलू के बुरांस बोलू, फूल फ्योली बोलू के बुरांस बोलू, बोल तुई बोल अब तुए को क्या बोलू, फूल फ्योली बोलू के बुरांस बोलू, फूल फ्योली बोलू के बुरांस बोलू, फूल सभी स्वाण छन ये भगवानुम खिल्या, फूल सभी स्वाण छन ये भगवानुम खिल्या, छो में घंग तोल माँ तुए जानू को होलो को होलो को होलो, गुईराल बोलू के गुलाब बोलू, गुईराल बोलू के गुलाब बोलू, बोल तुई बोल अब तुए को क्या बोलू, क्या जी बोलू, फूल फ्योली बोलू के बुरांस बोलू। क्या बात है, एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा सर, आप लंबे समय से उत्तराखंड के लोगों को मतलब जागरूक भी कर रहे हैं अपने गीतों के जरिए, मनोरंजित भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगा कि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है? कभी महसूस किया आपने? नहीं, मेरे साथ तो यही रहा, क्योंकि मैं नौकरी भी करता था, तो मैंने कभी कंपनियों के प्रेशर में मैं कभी नहीं आया, क्योंकि बाल बच्चे पालने के लिए मेरे पास साधन था नौकरी। तो वो कहते थे कि नेगी जी, जैसे टी सीरीज़ वगैरह ये थे, रामा कैसेट टी सीरीज़, तो ये कहते नेगी जी आप के कैसेट बहुत बिकते हैं, आप हर महीने क्यों नहीं कैसेट बनाते? तो मैंने कहा भाई मैं साल भर में एक कैसेट बनाता हूँ, मैं कूड़ा कचरा मार्केट में डालने के पक्ष में नहीं हूँ, और मेरे पास कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती तो ऐसे गाने, हल्के फुल्के गाने लिख के मार्केट में डालूं। मैंने कहा मैं ये नहीं,
वो फिर उनका एक प्रेशर ये होता है कि आप देवर भाभी के गीत जैसे भोजपुरी वगैरह में होता है वैसे गीत गाइए, साली और जीजा के गीत ऐसे आपके यहाँ नहीं होता। मैंने कहा होता है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो गीत मैं नहीं लिख पाऊँगा, है ना। मैं लिखूंगा भी तो वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, वो मेरी ही इच्छा के ये तो अनुसार कंपनीज की बातें, मैं राजनीतिक दबाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मतलब अब कत का खेलो है ना, आपने क्या क्या गीत नहीं लिखा है। हाथन हुसिक पिलाए फूलन पिलाए उरम, नहीं तो दबाव तो नौ होगा छबी ही। नारायण। अच्छा ढोंडियाल जी, आप किसी को चूंटी काटेंगे तो हाथ झटकने का अधिकार तो उसको भी है। तो मैंने भी उनको व्यंग किए हैं उनके कर्म कुकर्मों के हिसाब से। तो निश्चित रूप से मुझ पे तो ऐसी ऐसी धमकियां और ऐसे ऐसे गालियां पड़ी हैं उनके चेले चपाटों ने, उनके जो कार्यकर्ता थे जो लाभान्वित हो रहे थे उन लोगों ने बहुत गालियां दी। और मेरे बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे थे, ऐसी भी धमकियां दी कि हमको मालूम है तुम्हारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और ये करते हैं सो। मैंने कहा यार तुम्हें जो करना है करो, मैंने जो करना था मैंने कर दिया। पर वो लोग आपका सम्मान भी बड़ा करते हैं। आज करते हैं ना, आज उनको लगा कि इसको धमकी देके कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं, फिर मैंने दूसरी बार दूसरी सरकार पे लिखा। अब क्योंकि ये देखिए उत्तर प्रदेश हमारे लिए लखनऊ बहुत दूर था, लेकिन अब सरकार नज़दीक आ गई तो उसकी गतिविधियां समझ में आ रही थी, हमें तक पहुंच रही थी। और मैं चूंकि सरकारी सेवा में मेरे भी अपने बहुत सारे लोग थे, मित्र थे, तो उनसे फीडबैक भी मुझे लगातार मिलता रहता था। और फिर मैंने ये सूचना अधिकार का भी उपयोग किया, उसके ज़रिए भी देखा तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अन्याय हो रहा है इस राज्य के साथ, है ना, ये हमारे राज्य के साथ। तो मैंने उसमें फिर कुछ नहीं देखा, न नौकरी देखी न कुछ देखा, मैंने उन गीतों को उस कैसेट का टाइम था। लेकिन सर जब ये सब अच्छा चल रहा था, इस बीच में कुछ आरोप भी लगे आप पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा। जब आपने लिखा चल मेरा थौला रे, उसका जो प्रस्तुतिकरण था उसमें विशेष वर्ग को मतलब लूटने वाला या ठगने वाला बताया गया। ऐसे आप उनको ब्राह्मण क्यों कहते हैं? उसका प्रस्तुतिकरण है। ब्राह्मण है भाई, रोली पिठाई तो मैं भी लगाता हूँ ना। माइक नजदीक कर। रोली पिठाई तो आप भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, तो मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ ना। और मेरे तो दोनों बच्चों की शादी पंडितों में हो रखी है ना। तो आरोप लगाने वाले लगाए। तो उसका मतलब क्या कि चल मेरा थौला रे, एक ठगौला है का बिठौला, बाटा का गोर ऐसे ठग आपको बहुत मिल जाएंगे। क्या सड़क के किनारे बैठे हुए हाथ देखने वाले, तोता को लेके वो निकालने वाले, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको? क्या वो रोली पिठाई लगा के लोगों को ठगते नहीं हैं? और उसमें आपने ये नहीं देखा, एक ही वर्ग देखा ब्राह्मण का, और आपने ये नहीं देखा कि वो ठाकुर जो मूछों वाला था, लंबा कोट पहने हुए और बकरियां चोर के ले जाता है, वो क्यों नहीं? तो ठाकुरों ने तो नहीं कहा कि नेगी जी आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनको मालूम है हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोग और फिर वो जो डोंड थाली बजाते हैं हमारे यहाँ, उसके धामी जागरी वगैरह जो नकली बनते हैं और लोगों को ठगते हैं, वो जितनी बार चिल्लाता है वो उतनी बार वो रुपये उसमें रख देता है। नदी के किनारे जो उसके भूत भात झाड़ता है, छल पूछते हैं ना, तो वो ठग आपको नज़र नहीं आए। केवल पंडित जी की पिठाई नज़र आती है, ठाकुरों की पिठाई नज़र नहीं आती है, पता नहीं क्यों है ना। तो ये लोग आरोप लगाने वाले तो लगाते रहते हैं। मुझसे ये भी कहा गया कि मैंने जितने भी ये राजनीति के व्यंग सटायर किए हैं, जैसे नौछम्मी नारायण, तो पंडित तिवारी जी भी पंडित थे, उसके बाद इनका शासन हुआ निशंक जी का, तो फिर ये लगा कि आप केवल ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों पर लिख रहे हैं है ना। फिर मेरा जवाब यही होता था कि मैंने कहा भाई कि पता नहीं कैसे खंडूड़ी जी छूट गए मेरे हाथ से, और वो विजय बहुगुणा जी छूट गए मेरे उससे। उसमें तो आपने तंज कसा है अपने गीत में, हाथन हुसिक पिलाए फूलने पुलने, जिसमें कहा कि गजुंगा के राज्य में। अब ये तो आप पे छोड़ता हूँ, मैंने वो तो जनता पे छोड़ दिया है कि मूछें तो सभी रखते हैं भाई, है ना।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा पूरा गीत उनसे, क्योंकि उनका शासन बहुत कम रहा। लेकिन क्या कभी आपको इस बात का दुख होता है और खुशी भी इसलिए क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं वो लगातार ये मांग करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई पद्मश्री का हकदार है तो वो आप हैं। आपको दुख होता है कि एक तो उनकी नहीं सुनी जा रही है, नहीं, मतलब जो आपके चाहने वाले हैं, और आप ये गीत ना लिखते तो शायद अब तक मिल भी चुका होता। देखिए ढोंडियाल जी, पद्मश्री के पीछे क्यों पड़े हैं लोग, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। मैंने तो बहुत सारे पद्मश्री को ऐसा देखा है जिन्हें उनके मोहल्ले के लोग नहीं पहचानते। मैंने वो पद्मश्री भी तो देखे हैं और हमारे साथ के हैं लोग। और जो मुझे संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला है उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है ना। वो तो इससे बड़ा है। और वो उसका उस सम्मान को मैं इसलिए स्वीकार किया मैंने कि वो सम्मान बिना मुझसे पूछे मुझे दिया गया। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये सम्मान मिलने वाला है। और न मैंने अप्लाई कभी नहीं किया, किसी भी अवार्ड के लिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, इसके लिए भी नहीं किया। तो ये सम्मान जो है ना, सम्मान के लिए कोई लिखता नहीं है और गाता नहीं है। सम्मान जनता से पूछिए और जनता को लगता है कि वास्तव में इस आदमी ने काम किया है। और ये उन्होंने यही किया। जो संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला उन्होंने यही किया, मुझसे नहीं पूछा मेरे बारे में, न कोई मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे ना कुछ। मुझे ये इनकी बैठक तो वहाँ आसाम में हो रही थी, गुवाहाटी में। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि आपको जो है इस बार ये आपका चयन कर रहे हैं हम लोग। सर अब सत्र हमारा समापन की ओर है। एक अंतिम में उत्तराखंड के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश अगर किसी गीत के माध्यम से अगर आप दे दें तो इससे अच्छी बात और क्या। गीत तो बहुत हैं लेकिन इस समय स्मृति में धीरे धीरे ख़त्म हो गए। वो अच्छा नहीं है, आधा अधूरा संदेश ही दे दीजिए। हाँ, संदेश तो मैं अपने जो लोग गा रहे हैं आजकल, नए बच्चे गा रहे हैं, उनके लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि भई आप गाँव की तरफ भी जाएं, अपने गाँव की तरफ जाएं और वहाँ पे लोगों की स्थिति देखें। जो जिस रास्ते में चला हूँ मैं उस रास्ते की ही सलाह दे सकता हूँ कि आप देखिए वहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है। आजकल महिलाओं की स्थिति क्या है। मेरे टाइम पे जब मैंने शुरू किया था आज से 50-60 साल पहले, तो उस समय तो बहुत दयनीय स्थिति थी महिलाओं की। तो आज क्या है, आज क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आज क्या अच्छा हो रहा है, इस पर गीत लिखो। लेकिन अब वो उनका फोकस सिर्फ वही है, जैसा मैंने कहा कि व्यूअर्स बढ़ाने हैं। अब व्यूअर्स कैसे बढ़ेंगे ये इसके तरीका वही लोग जानते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गंभीर नहीं है वो लोग के प्रति। नहीं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनके कंटेंट पे मुझे आपत्ति होती है। कई बार ऐसे गीत जिनका नाक नहीं मुंह नहीं, अरे यार कुछ सोच समझ के लिखे है ना, सोच समझ के गाओ, सोच समझ के लिखो, तो वो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% सब ऐसा ही है। कुछ लोग, कुछ उसमें कुछ सीरियस लोग भी हैं, जो लड़के भी हैं जो इस मामले में बड़ा चयन करते हैं गीतों का, अच्छे गीतों का चयन करते हैं, कम है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल उनका कंटेंट बहुत कमज़ोर नज़र आता है। उम्मीद है कि ये जो नई पीढ़ी के गायक हैं वो आपको सुन रहे होंगे और गंभीरता से आपकी बातों को लेंगे। बहुत शुक्रिया, आप आज तक इस मंच पर आए, इस मंच के आपने शोभा बढ़ा। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। आज तक और आज तक के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।